आशा करता हूँ सारे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों पर हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात किया था, हमने मैटर के बारे में पढ़ा। हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें थी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर चल रही है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो तुम्हारे केमिस्ट्री के आगे आने वाली चीज़ों के अंदर काम में आएगी। लेकिन जो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शायद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो जो आज पढ़ाने वाला हूँ वही है। आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन क्या होता है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है बेसिक एकदम। और होता क्या है ना कि कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर जस्ट कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन से हम कभी कभी आंसर नहीं निकाल पाते, और अगर हमें कन्वर्जन पता होता ना तो हम आंसर निकाल देते। तो ऐसी मिस्टेक ना हो कभी भी एग्जाम के अंदर, ऐसी छोटी मिस्टेक से हम बचें, इसके लिए हम आज पूरा का पूरा लेक्चर कन्वर्जन को देंगे। तो आज मैं तुम्हें कुछ बेसिक कन्वर्जन सिखाऊंगा। वो कन्वर्जन तुम्हें सिंपली याद रखने, उनको एक दो बार अगर तुम जाके नोट डाउन करोगे बुक के ऊपर तो तुम्हें वो अपने आप याद हो जाएंगे। अदरवाइज तुम्हें सिंपल क्या करना है, आज जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उनको एक बार देखते जाओगे साथ साथ में, फिर बाद में जो जो भी तुम्हें चीज़ याद आ रही हो उसके लिए एक पेज लोगे और लिखोगे। फिर बाई चांस फिर नोट्स देखोगे, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ मैं भूल गया था, उसको लिखोगे। इस तरीके से तुम्हें वो चीज़ याद करनी है। तो वो सारा प्रोसीजर तुम्हें लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है कन्वर्जन। कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्जन्स के अंदर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के कन्वर्जन में यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पैरामीटर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, वो सबसे पहला पैरामीटर है मेरे पास। सबसे पहला पैरामीटर है मेरे पास यहाँ पर मास। सबसे पहला पैरामीटर क्या है मेरे पास, मास। मैं सबसे पहले तुम लोगों को मास के कन्वर्जन, मास के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आराम से सुनते जाना, आराम से देखते जाना। उनमें से शायद कुछ नाम तुम लोगों ने सुने भी होंगे, और हो सकता है कि कुछ नाम तुम लोगों ने नहीं भी सुने होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सुना हुआ है वो काफी अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ तो एक बार देखोगे तो वो तुम्हें भी वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो मास वर्ड, इसको जनरली अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो मास m होता है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। तो मैं पहले इनके यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कि इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो मास की क्या क्या यूनिट होती है तुम खुद बताओ। तुम्हारा मास, अगर तुम्हारा जो वेट होता है, तुम्हारा जो मास होता है, तुम वो जब काउंट करते हो तो किसमें काउंट करते हो, केजी में। हाँ, तुम देखते हो ना कि या तो मैं 60 केजी का हूँ, 48 केजी का हूँ केजी के अंदर, या ग्राम के अंदर। ये भी तुमने सुना होगा मास का, ग्राम। तुमने एक और यूनिट सुना होगा यहाँ पे, पाउंड। पाउंड को LB से लिखा जाता है, इसको लिखते हैं पाउंड। ठीक है, ये भी कहीं कहीं जगह यूज किया जाता है यूनिट LB। LB मतलब इसको, ये LB इसका एक नोटेशन है, पाउंड का नोटेशन है LB। एक और अगर मैं बात करूं तो मिलीग्राम भी यूज होता है कहीं कहीं। ठीक है, जहाँ पे हमें काफी छोटी टेस्टिंग के लिए, जैसे कि लैब्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि काफी छोटे से सैंपल के लिए अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे मिलीग्राम के अंदर वो सैंपल लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जनरली मिलीग्राम भी काफी यूज होता है। इसके साथ अगर मैं भारी वर्ड यूज करूँ कुछ ज्यादा तो क्विंटल। क्विंटल सुना होगा तुम लोगों ने, क्विंटल सुना होगा तुम लोगों ने, टन सुना होगा। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मास के अंदर हमारे पास कुछ जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास है। ये जनरली जो दो पीछे लिखी यूनिट है ये काम नहीं आती, कभी भी काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता नहीं चाहिए मेनली यूनिट कौन कौन है, केजी, ग्राम और मिलीग्राम। पाउंड का भी बहुत कम यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, फिर भी तुम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वैल्यू स्टार्ट करता हूँ। 1 kg जो होता है ना, उस 1 kg का ग्राम के साथ क्या रिलेशन होता है तुम लोगों को पता होगा। 1 kg में कितना ग्राम होता है, खुद सोचो। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको लिख दिया 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया अपना 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम या 1000 ग्राम, ये चीज तुम्हें पता है। 1 kg और पाउंड में रिलेशन, 1 kg इक्वल टू होता है 2.2 पाउंड। याद रखना है तुम लोगों को, शायद बहुत सारे बच्चों को याद होगा, नहीं भी याद तो याद रखना है कि 1 kg मतलब 2.2 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। ये तुम्हें पता है क्या, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? अगर तुमने कहीं ये सुना हो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम।
1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। तो अगर 1000 ग्राम है तो कितना मिलीग्राम, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मिलीग्राम पूछ रहा हूँ तो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम है, और 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम। तो मतलब कितना, 8000 इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम, 10 की पावर 6 मिलीग्राम। ये चीज क्लियर है? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? हाँ, सिंपल सा मैथ लगाया है बस। यहाँ पे 10,000 है, 10,000 इंटू 1000 कर दिया तो कितना आ गया, 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो 1 केजी के अंदर कितना मिलीग्राम होता है, 1 केजी के अंदर होता है 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम होता है। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को याद रहेगी। तो एक सिंपल सा मास का कन्वर्जन है। जनरली तुम्हें इतनी सी चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा, जितना मैंने इतना बताया ना, मास से रिलेटेड कभी चीज आएगा तो अगर इतना भी अगर तुम लोगों को पता है ना तो तुम आराम से मास रिलेटेड जो भी कन्वर्जन होते हैं वो सोल्व कर पाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हें ये 2 कन्वर्जन लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1 क्विंटल अगर कहीं पे लिखा हो तो 1 क्विंटल होता है 100 केजी। ठीक है, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 केजी के बराबर। और 1 टन किसके बराबर होता है, 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। ठीक है, 1 क्विंटल 100 केजी और 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर। कहीं पे अगर ये कन्वर्जन आते हैं तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा हमारा मास का कन्वर्जन था कि 1 केजी में कितना ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना पाउंड, 2.2 पाउंड। 1 केजी में कितना मिलीग्राम, 10 की पावर 6 मिलीग्राम। 1 क्विंटल इक्वल टू कितना केजी, 100 केजी। 1 टन इक्वल टू कितना, 1000 केजी। तो ये कुछ मास से रिलेटेड जो भी तुम्हें मैंने यहाँ पे कन्वर्जन्स बताए हैं, ये कन्वर्जन्स तुम्हें अच्छे से देखना है ताकि तुम्हें कोई इसमें डाउट ना रहे। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पैरामीटर की तरफ। पहला हमने मास देख लिया कि मास के क्या क्या यूनिट्स होते हैं और मास का क्या क्या कन्वर्जन है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने सेकेंड कन्वर्जन की तरफ। तो सेकेंड में कन्वर्जन तुम्हें बताने वाले हूँ लेंथ का, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का क्या क्या कन्वर्जन है। ठीक है, तो लेंथ का कन्वर्जन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ इसकी यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स होती है। काफी ज्यादा यूनिट्स होती है लेंथ की, तो आराम से देखना। जैसे कि 1 किलोमीटर, मीटर बोल सकते हो, सेंटीमीटर बोल सकते हो, मिलीमीटर बोल सकते हो, डेसीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंच भी यूज करते हैं, फीट भी यूज करते हैं, यार्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, ये यार्ड तुमने नहीं सुना होगा जनरली। तो ये यार्ड जो भी है ना, ये यार्ड जो एक पैरामीटर है, ये जनरली टेक्सटाइल वाले जो लोग होते हैं ना, जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, वहां पे इसका काफी यूज होता है। ठीक है, तो कहीं भी आएगा तो इसका कन्वर्जन में तुम्हें सिंपल बता दूंगा क्या होता है, फिलहाल के लिए समझोगे। यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सारी यूनिट तुमने देखी होगी। इंच भी होता है, फीट भी होता है और यार्ड होता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें तुम्हें कन्वर्जन बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे तुम्हें कन्वर्जन समझाऊंगा कि अगर सपोज तुम्हें किलोमीटर दिया हुआ है और अगर तुम्हें किलोमीटर से चाहिए मीटर, तो क्या करोगे, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। उस यूनिट में जो भी वैल्यू दी हुई है वो अगर किलोमीटर में दी हुई है और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मीटर में। ठीक है, मीटर से अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें इंटू 100 करना पड़ेगा। यहाँ 1000 था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेंटीमीटर से। और सेंटीमीटर से अगर तुम्हें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 10 से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 1000, 100, 10। ठीक है, ऊपर वैल्यू 1010 कम होता जा रहा है। चीज समझ में आई है? इसी तरीके से अगर मिलीमीटर में दिया और सेंटीमीटर में पूछा है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, ये डिवाइड का साइन होता है। ठीक है, सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर दिया है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड बाय यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस तरीके से कन्वर्जन बन के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर के अंदर होगा 1000 मीटर। चीज समझ में आ रही है? 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के अंदर होगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होगा 10 मिलीमीटर। चीज क्लियर है क्या? ये तीनों चीजें क्लियर है तुम्हें? बहुत बढ़िया, आना चाहिए। सिंपल सा कन्वर्जन है, काफी सिंपल कन्वर्जन है, बचपन से भी चीजें तुम्हें ये पता चलती आ रही होगी, फिर भी एक बार इन कन्वर्जन को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डेसीमीटर, तो डेसीमीटर का मैं तुम्हें समझा देता हूं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो कहीं पे अगर डेसीमीटर यूज होता है तो तुम्हें सिंपल क्या याद रखना है कि 1 मीटर के अंदर कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर के अंदर होता है 10 डेसीमीटर। याद रहेगा इतनी सी चीज, पक्का। आगे चला जाए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm, dm की बात हमने कर लिया। अब बात करते हैं इंच से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो तो 1 फीट किसके बराबर होता है? 1 फीट बराबर होता है 12 इंचेस। याद रखना, 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। दर्जन सुना है ना, डजन। डजन तो 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, ये तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, एक यार्ड के अंदर, एक यार्ड के अंदर अपना होता है 3 फीट, मतलब 36 इंचेस। एक यार्ड के अंदर कितना इंच? 36 इंच। 36 इंच मतलब 3 फीट। 1 फीट मतलब 12 इंच, एक यार्ड मतलब 3 फीट मतलब 36 इंच। ठीक है, एक और यूनिट में यहाँ पे लिखूंगा माइल। इसका भी जनरली कभी कभी यूज किया जाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि 1 माइल के अंदर, 1 माइल के अंदर होता है अपना 5280 फीट या फिर 1670 यार्ड्स। ठीक है, ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है। फीट, फीट नहीं सॉरी, फीट। ठीक है, ये चीज भी तुम्हें याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ ली जाती है। जनरली तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा लेंथ से रिलेटेड तो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिफरेंट यूनिट अगर यूज करता है तो ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ही यूनिट होती है, और भी यूनिट्स है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की जो यूनिट्स है वही बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज, अब हमने एक यूनिट के कन्वर्जन को इस तरीके से पढ़ा, एक यूनिट के कन्वर्जन को इस तरीके से पढ़ा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो तुम्हें याद रखना है कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखना। तो ठीक है, तो अगर 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो तुम्हें इंच पता लग गया, इंच से तुम्हें फीट पता लग गया, फीट से तुम्हें यार्ड पता लग गया, यार्ड से तुम्हें माइल पता लग गया। ठीक है, तो ये सारा एक दूसरे से रिलेट हो गया हमारी चीजें। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल तुम्हें देखना है, रिलेशन देखना है, कहां से क्या चीज आ रही है। फिर जब अगला लेक्चर आएगा तो मैं तुम्हें वहां पे क्वेश्चंस दूंगा इससे रिलेटेड, कि तुम्हें मैं 1 यूनिट दूंगा, उससे तुम्हें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो तुम्हें चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल के लिए शायद इतनी चीजें तुम्हें यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो ये सेकंड था हमारा, सेकंड कन्वर्जन लेंथ, जिसमें हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, लेंथ की कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट करके एक से दूसरे रिलेशन को फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अपने थर्ड कन्वर्जन की तरफ, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम का, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम के कन्वर्जन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम्हें पता हो तो वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स होती है, अगर उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तो शायद हमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो तुम्हें पता है वॉल्यूम का क्या क्या यूनिट्स होते हैं? जैसे कि तुमने सुना होगा लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है, मीटर क्यूब यूज करते हैं, फिर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, मिलीमीटर क्यूब यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं। ठीक है, और हाँ जनरली इतनी ही हमारे पास यूनिट्स काम में आती है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी, जनरली लीटर, मिलीलीटर। हाँ जनरली लीटर, लीटर तो सबसे ज़्यादा मिलेगा तुमको। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलीलीटर भी कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन लीटर और मिलीलीटर से आगे ज़्यादा बात होती नहीं है। लेकिन फिर भी कन्वर्जन है तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो 1 मीटर क्यूब होता है ना बेटा, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर का मतलब क्या है? 10⁻³ लीटर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 10⁻³ लीटर, याद रहेगा। आगे चलते हैं, 1 मीटर क्यूब के बाद चलते हैं 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर। बढ़िया, अब मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी पहले, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तुमने क्या बोला था कि सर 100 सेंटीमीटर, सब ये बोल रहे हो ना कि सर 100 सेंटीमीटर। 100 का मतलब क्या? 10⁻² सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक चीज क्लियर है। अगर 10⁻² सेंटीमीटर है तो मुझे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। मुझे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब कर दिया, मतलब इसका क्या कर दिया? 10⁻² का क्यूब कर दिया। तो ये क्या निकल के आएगा? 10⁻⁶
सेंटीमीटर क्यूब। चीज क्लियर है? मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है क्या क्या बोल रहा हूं? फिर से समझा देता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब कर दिया तो 100 का क्यूब कर दिया, 10⁻² का क्यूब कर दिया, मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चीज क्लियर होगी यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि 1 लीटर के अंदर कितना ml होता है? तो तुम बोलोगे कि सर 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो अगर 1 लीटर में 1000 ml, तो बताओ 1000 लीटर में कितना ml? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से काफी ज्यादा। 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 लीटर में कितना ml? तो फिर मैं 10⁶ ml लिख रहा हूं यहाँ पे। बहुतों का उड़ गया होगा शायद, चाहता हूं कि ना उड़े, तो फिर से समझो। 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर इधर है ना, तो मैंने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1000 ml। यही है ना? इधर क्या हो गया? 1000 लीटर, इधर क्या हो गया? 10⁻³ 10⁻³ तो 10⁶ ml, मतलब 1000 लीटर के अंदर 10⁶ ml, तो 10⁶ ml। क्लियर है क्या? अब तुम्हें अगर यहाँ से एक चीज समझ में आ रही हो, तो क्या लिखा हुआ है? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दिस, क्योंकि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के बराबर है, 10⁶ ml 1 मीटर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 ml हो जाएगा। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर क्यूब से रिलेटेड अगर चीजें दी हुई है, तो उसको तुम ml में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। हाँ, अब मुझे एक और कन्वर्जन बताओ। थोड़ी देर पहले बताया 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, बताया था थोड़ी देर पहले। सोचो क्या बताया था? 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, बताया था थोड़ी देर पहले, शायद याद हो। तो बताओ, मीटर क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया मतलब इसका क्यूब कर दिया, और इसका क्यूब कर दिया मतलब 10⁻3, मतलब ये हो गया तुम्हारे पास 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब। है ना? कुछ और चीज दिख रही है? मतलब 1 मीटर क्यूब 10⁻3 लीटर के बराबर भी है, 1 मीटर क्यूब 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही है। इसका मतलब क्या है? 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो याद रखनी चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर डेसीमीटर क्यूब दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो उसको ml में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा कन्वर्जन तुम्हें याद रखना है। हाँ ठीक है, चीजें याद रहेगी इतनी सी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीजें मैंने आपको पूरा कन्वर्जन लिखवा दिया है, लेकिन ये कैसे चीजें आ रही है ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए। एक और कन्वर्जन, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मिलीमीटर क्यूब का बोलूं, तो मिलीमीटर क्यूब कैसे निकाल सकते हो? तो 1 मीटर में बताओ कितना मिलीमीटर। चलो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? 1000। देखो एक चीज याद रखो, कहीं कहीं पे भी अगर मिली लग रहा है ना आगे मिली, तो मिली मतलब 1000 से, जैसे मिलीग्राम तो 1000 करते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मिलीमीटर है तो क्या कर दिया मैंने? 1000। तो 1000, 1 मीटर में 1000, इसका क्यूब करना है, मतलब ये 10⁻3 लिखा है, इसका क्यूब करना है, मतलब 10⁹ हो गया। 10⁹ हो गया, तो मैं कहीं पे जगह बना के यहाँ लिख देता हूँ, सपोज ये 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁹ मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा। चीज क्लियर है? बहुत बहुत सिंपल से फंडे हैं, आराम से कन्वर्जन देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं, ये तो ठीक है कन्वर्जन है सर, ये तो हमें पता है। तुम्हें पता होने के बावजूद भी कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड। इसी वजह से थोड़ा सा फोकस करके अगर इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे, तो हर एक कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड कन्वर्जन वॉल्यूम का, जिसके अंदर मैंने तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो कि वॉल्यूम के थे और उनमें क्या रिलेशंस होता है उसके बारे में तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली ये यूनिट्स लिखी हुई है यही होती है, क्या नहीं, इसके अलावा भी वो यूनिट्स भी होती है वॉल्यूम की। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भी अगर समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन में जब यूनिट कन्वर्जन की बात आएगी तो तुम आराम से कर सकोगे। तो वॉल्यूम को पढ़ने के बाद अब चलते हैं अपने नए पैरामीटर की तरफ, जिसका कन्वर्जन हमें याद रखना है, जिसका कन्वर्जन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे। फोर्थ कन्वर्जन है मेरे पास प्रेशर। फोर्थ कन्वर्जन जिसका हम करने वाले हैं वो है प्रेशर, जिसको कैपिटल पी से मैं डिनोट करने वाला हूं, कैपिटल पी।
तो अगर थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें प्रेशर के बारे में कम नॉलेज हो, इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या यूनिट्स होती है। ये यूनिट्स तुमने सिंपली पढ़ी भी होगी 9th-10th के अंदर। जैसे कि एक यूनिट होती है इसकी एटीएम, ठीक है, एटीएम यूनिट होती है। वो एटीएम वो नहीं जहाँ से पैसे निकालते हैं, हाँ, ये एटीएम दूसरा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। हर जगह प्रेशर की बात मत सोचा करो। एटीएम दूसरा होता है बार, ये वो वाला बार नहीं है, एटीएम बार। एक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो सुना होगा तुम लोगों ने, ये भी सुना होगा पास्कल। एक और सुनते हैं, काफी कुछ यूनिट है इसकी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये भी कहीं, एचजी मतलब मर्क्यूरी, ठीक है, एचजी मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को यूज करने का कुछ स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस याद रखो कि एक यूनिट होता है सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एक यूनिट होता है एमएम ऑफ एचजी, एक होता है टॉर। ये टॉर का मतलब पता है, पंजाब के लोग है ना टॉर में रहते हैं। टॉर में रहने का मतलब है कि एकदम एटीट्यूड में भर के रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि टॉर में है लड़का। तो यहाँ पे टॉर उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है। टॉर क्या है? टॉर यहाँ पे है यूनिट्स, किसका? प्रेशर का यूनिट है। थोड़ा सा उस तरीके से टॉर को नहीं समझोगे, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं एटीएम के बारे में, वो एटीएम जहाँ से पैसे निकालने हमें, ठीक है। तो एटीएम से ही हम सारी चीजों को रिलेट करेंगे। एक और यूनिट यहाँ पे बच गया हमारा पास, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन, बहुत बच्चे हैं डाइन, हाँ, डाइन के साथ भी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, तो उसको आराम से देखोगे। एक एटीएम किसके बराबर, ठीक है, एक एटीएम से मतलब जहां से पैसे निकालने हैं उसी से सबको रिलेट कर देंगे ताकि सबको पैसा मिल जाए। एक एटीएम होता है 1.01325 बार। अब अगर पैसा निकाल रहे हो तो मुश्किल तो आएगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कन्वर्जन है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक एटीएम में इतना, बार में जाओगे तो इतने पैसे लगेंगे, एटीएम से पैसा निकालोगे ना तो इतना पैसा लगेगा जब बार में जाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसमें 10⁵ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटीएम आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10⁵ गुना ज्यादा पैसे लगेंगे जब तुम पास्कल के पास जाओगे। क्या निकालना है? पैसे निकालने हैं। तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 एटीएम। अब जो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ये दोनों सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर वैल्यू में यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, चीज क्लियर है। तो 1 एटीएम इक्वल टू इतना न्यूटन पर मीटर, कितना? जितना कि पास्कल था, याद रहेगा। आगे चले, 1 एटीएम इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ऑफ एच जी, बाद में देखेंगे, एमएम ऑफ एच जी। तो ये होता है 760 एमएम ऑफ एच जी। कितना होता है? 760 एमएम ऑफ एच जी होता है। इतना ही टॉर है, 760 टॉर। कितना टॉर होता है? 760 टॉर होता है। चीजें इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मैं तुम्हें प्रेशर का कोई भी यूनिट नहीं बोलूंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक इसको छोड़ सकते हो कि ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी मक्कारी नहीं चलेगी, यहाँ पे हमें सारी चीजें अच्छे से करनी है। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, उतना ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटीएम इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर, याद रहेगी इतनी चीज। और एमएम सेंटीमीटर, बताओ क्या होगा? 1 एमएम में कितना सेंटीमीटर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी किया थोड़ी देर पहले। तो अगर तुम्हें पता हो तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm था, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm था, तो 1 mm के अंदर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कितने लोगों को समझ में आया कि ये क्या किया? mm से सेंटीमीटर में कन्वर्जन किया है। नहीं क्लियर हो रहा है तो पीछे जाके थोड़ा सा लेंथ वाली चीज देखो, वहां पे चीजें तुम्हें थोड़ी चीजें वहां पे क्लियर होगी। तो ये सारी चीजें हमारी बात होगी किससे रिलेटेड? प्रेशर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म में बताना भूल गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको समझा देता हूँ क्योंकि इसको मैं रिलेट करने वाला हूँ पास्कल के साथ या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ। तो तुम्हें याद रखना है कि 1, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, दूसरा पेन यूज किया जाएगा। 1 न्यूटन, सॉरी
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी चीज याद रखनी, नीचे सेंटीमीटर लिया है मैंने, यहाँ पे मीटर नहीं लिया है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर डाइन पर मीटर स्क्वायर कर देगा, तो वहां पे ये चीज नहीं लगेगी, वहां पे डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए खुद भी समझ सकते हो क्या होगा, तो हो सकता है तो आंसर निकालने की कोशिश करना। तो ये चीजें तुम्हारे प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स और उनके बीच में कन्वर्जन, जो कि तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए, और इनमें सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, इसमें तुम्हें सारे अच्छे तरीके से समझने हैं। तो तुम्हें ये जो भी मैं चीज बता रहा हूँ ये तुम्हें अच्छे से देखना है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पास्कल में देखिए, टॉर में पूछ के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखिए, बार में पूछ ले, तो ये सारी चीजें कैसे करनी है मैं तुम्हें अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें चीजें याद रखनी है कि होता क्या है। जब तक हमें याद ही नहीं होगा कि इसका कन्वर्जन होता क्या है, तब तक हम यूज कर ही नहीं सकते उसको। तो पहले सिंपल याद रखो जो जो भी तुम्हें चीजें बताई है। और ये था हमारा फोर्थ, प्रेशर के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उनके बीच में कन्वर्जन। तो प्रेशर के कन्वर्जन देखने के बाद अब चलते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ, फिफ्थ नंबर, जिसका नाम है टेम्परेचर। इसका नाम है टेम्परेचर, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को जनरली हम 3 स्केल पे देखते हैं। यहाँ पे हमारी 3 स्केल्स है टेम्परेचर की, 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होती है केल्विन, और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो हमारे पास टोटल 3 स्केल है। इन तीनों स्केल पे हम जनरली टेम्परेचर को लेते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में जस्ट हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। इन तीनों कन्वर्जन में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, कभी फ़ारेनहाइट से रिलेटेड नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका कन्वर्जन बता दूंगा, ताकि तुम्हें कभी भी क्वेश्चन आए तो तुमसे ये नहीं हो कि हमें कन्वर्जन ही नहीं पता। ठीक है, तो कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें कभी गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसका कन्वर्जन में लिखता हूं, क्या होता है, तुम्हें लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। किस किस के बीच में ये कन्वर्जन है तुम्हारा, ये कन्वर्जन है तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं साथ में, ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इज इक्वल टू के माइनस 273/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273, तो यहाँ से के कितना आ गया, के आ गया डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ से तुम्हें केल्विन के अंदर पता लग गया कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास किसका आंसर आ जाएगा, केल्विन का। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू वैसे 273.15 होती है, लेकिन तुम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, 273 यूज कर सकते हो, तो कभी उसका आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा सही आता है। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन हम लेके चल सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू और केल्विन के अंदर ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन अगर निकालें तो डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, तो तुम्हारे यहाँ से पता चल जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू होता है 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, ये कन्वर्जन चीजें क्लियर हो रही होगी। ये क्या कन्वर्ट किया हुआ है, ये मैंने इसके और इसके बीच में कन्वर्जन निकाला है। ठीक है, तो आई थिंक टेम्परेचर से रिलेटेड ये तीनों स्केल है, इनका जो कन्वर्जन है वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और ये 2 फॉर्मूले जनरली यही यूज आएगा, बस यही यूज, यही बस पढ़ना है, इससे कहीं जाता नहीं है बाहर टेम्परेचर केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो कन्वर्जन याद रखो, कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें कभी गलत नहीं होनी चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि काफी इजी है। अगर इससे गलत हो रहा है मतलब तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं है, तुम्हारे बेसिक में कोई ना कोई कमजोरी है। और हमें कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं सुनना है कि हमारा बेसिक कमजोर है। हमें कोई ये ना बोले कि अगर अरे तुम्हें तो कन्वर्जन ही नहीं आता तो तुम क्वेश्चन कैसे करोगे। तो हमें कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग करना है, और कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कन्वर्जन पहले पता होनी चाहिए। कन्वर्जन पता होने के बाद हमें उसको पता होना चाहिए कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज मैं तुम्हें ओनली इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं, अगले लेक्चर में उनको अप्लाई करना बताऊंगा, याद रहेगा चीज। तो आगे चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, जो 5th पैरामीटर था, जो हमने 3 स्केल पे देखा इसको, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये उसका कन्वर्जन है और ये इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूले बहुत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो कभी कभी बुक्स के अंदर लिखा होता है, तो मैंने भी लिखवा दिया ताकि तुम्हें कुछ नई चीज़ वहाँ पे नहीं लगे जब बाई चांस तुम उस बुक को पढ़ते हो। तो लास्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, जो कि अपना लास्ट कन्वर्जन है, जो कि है एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एनर्जी से रिलेटेड कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एनर्जी की जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, जैसे पहली यूनिट होगी जूल, सेकंड यूनिट होगी कैलोरी, ठीक है, एक होता है अर्ग, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चार यूनिट भी अगर तुम, ये शायद तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें अभी फिलहाल याद रखनी पड़ेगी ये चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ये सारी की सारी यूनिट्स आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी। तो अभी से ही अगर तुम इन चीजों को प्रिपेयर रखोगे तो आगे आने वाले जब चैप्टर आएंगे तो तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा, तुम्हें वो कन्वर्जन पहले से पता होगी, ठीक है। तो तुम्हें बता देता हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें जो भी एनर्जी से रिलेटेड कन्वर्जन बताऊंगा वो सारे जूल से रिलेटेड बताऊंगा, मतलब इसी यूनिट को इन तीनों यूनिट्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। बाकी फिर इससे इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें मैं कैलकुलेशन के थ्रू जब क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा तो उससे रिलेटेड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 1 कैलोरी होता है वो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, याद रहेगी इतनी चीज, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है, ठीक। कन्वर्जन है, याद रखना है, इसमें कोई महाभारत नहीं चल रही है, कोई रामायण नहीं चल रही है, याद रखना है, सिंपल सी चीज है। तो दिमाग में बिठा लेना है, लिखो, लिख के याद करो, जैसे भी कर सकते हो करो, लेकिन याद करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है, और एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। एक जूल में कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, याद रखना है। तीनों के तीनों कन्वर्जन तुम्हें अच्छे से याद रखना है, तभी तुम्हारी चीजें क्लियर हो पाएगी। पहला कन्वर्जन एक कैलोरी में 4.2 जूल, दूसरा कन्वर्जन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, और एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये तीनों कन्वर्जन तुम्हें एनर्जी से रिलेटेड याद रखना है। यहाँ पे मैंने जूल कवर कर लिया, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अर्ग, ठीक है। ये चारों यूनिट तुम्हें एनर्जी से रिलेटेड पता होने चाहिए, ठीक है। जनरली यही यूज में आते हैं और यही तुम्हें पढ़ना है एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। और कन्वर्जन जो आएंगे वो फिजिक्स के अंदर आएंगे, तो वो तुम्हें फिजिक्स के अंदर बता दिए जाएंगे कि वहां पे और क्या एक्स्ट्रा यूज होता है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इतना काफी है, इतना कर लोगे ना तो कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें तुम्हारी कभी भी कोई डाउट में नहीं रहेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एनर्जी में जूल नहीं देके किलो जूल दे देता है, ठीक है। कैलोरी नहीं देके किलो कैलोरी दे देता है। तो करना क्या है, एक जूल के अंदर इतना है, अगर एक जूल दिया हुआ है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। किलो कैलोरी है तो कैलोरी जो दिया हुआ है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो कभी कभी अगर किलो जूल किलो कैलोरी भी आ जाएगा तो वो भी तुम आसानी से कर सकते हो, बिना बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या कन्वर्जन मैंने तो आज तुम्हें सिखाए हैं। जैसे कि मैं तो एक बार थोड़ा सा अगर तुम्हें चीजें बताऊं तो मैंने तुम्हें मास से रिलेटेड कन्वर्जन बताया आज, मैंने तुम्हें लेंथ से रिलेटेड, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन होते हैं, जो भी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कन्वर्जन मैंने तुम्हारा साथ आज डिस्कस किए हैं। अब ये डिस्कस करने का क्या मोटिव है और ये चीजें मैं अब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो कन्वर्जन है ना बेटा, ये तुम्हें केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे ना, जेई के लिए या नीट के लिए, उसके आखिरी जब आखिरी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, वहां पे भी ये शायद वो आ जाएगा। मतलब लास्ट तक जो चलने वाली चीज है वहां तक है, और अगर वहां तक अगर कोई चीज आ रही है इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना। जो चीज जो हर जगह काम में आ रही है वो चीज तुम्हें करना ही है, ठीक है। तो करोगे क्या कि आई थिंक तुमने पूरा लेक्चर देखा होगा और तुम्हें पूरे लेक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन जो मैंने समझाए होंगे, वो चीजें कुछ तुम्हें पता होगी तो वो तुम्हें समझ में आ गई होगी, और कुछ चीजें तुम्हारे लिए नहीं होगी तो वो तुम्हें एज अ याद करना है, तुम्हें याद करके उनको कहीं पे लिख लेना है,
ठीक है। तो करना क्या है कि जैसे कि मैं तुम्हें हर बार नोट्स एक ब्लॉग के अंदर पोस्ट करके देता हूँ, तो इस बार भी तुम्हें वहाँ पे पोस्ट किए हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके पहले नोट डाउन पूरे कर सकते हो, और वो ब्लॉग का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। तो वहाँ पे जाके तुम उसको पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम्हें वहाँ पे मैंने जो फोटोज होते हैं वो पोस्ट किए हुए हैं, तो वो जाके भी तुम वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है। तो पहले क्या करोगे, वहाँ से जाके वो चीज़ें लिखोगे। लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर तुम एक पेज लेके बैठोगे। ठीक है। एक पेज लेके तुम क्या करोगे, तुम खुद लिखोगे कि अच्छा तुम्हें मास का कितना कन्वर्जन पता चला, मतलब तुम्हें कितना याद हुआ, फिर प्रेशर का कितना याद हुआ, वॉल्यूम का कितना याद हुआ, खुद मन से लिखना है। ठीक है। देखना नहीं है, ईमानदारी खुद के साथ रखनी है। तो तुम्हें वो पेज लेके खुद का देखना है, अच्छा वॉल्यूम का ये कन्वर्जन सर ने जो बताया था ये मुझे याद हो गए, मुझे मास का ये कन्वर्जन याद हो गया, मुझे प्रेशर का ये कन्वर्जन याद हो गया। बाई चांस हो सकता है कि कोई कन्वर्जन तुम मिस कर जाओ, तो फिर क्या करोगे, नोट्स देखो, अच्छा ये कन्वर्जन मिस हो गया, तो उसको एक अलग जगह जाके एक हाईलाइट करके लिख दोगे। वो हाईलाइट करने से क्या होगा कि वो तुम्हारी नज़रों में रहेगा। तो जब जब भी देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि नहीं ये चीज़ मैं भूल गया था, तो मुझे इसको रिवाइज करना है। क्योंकि जो तुम पढ़ चुके हो ना, जो तुम एक बार लिख चुके हो, वो तुम्हें जनरली याद हो जाता है, लेकिन जो तुम मिस किए थे वो तुम्हें याद नहीं होता। तो अगर वो हाईलाइट करके या कुछ इस तरीके से प्रॉपर जगह, मतलब जहाँ पे पूरा चीज़ लिखा हुआ है उसके एक लास्ट कोने में जाके लिख दिया, तो लास्ट कोने में अगर कोई चीज़ अलग से रखी होती तो उसकी उसकी तरफ नज़र जाती ही जाती है। तो जैसे उसकी तरफ देखोगे तुम्हें, तो वहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा अपना, जो भी तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से तुम्हें वो चीज़ पता लग जाएगी और फिर तुम उसको याद कर लोगे। तो ऐसे ऐसे करते तुम्हें सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर तो मैंने तुम्हें बस इतना ही समझाया है कि तुम बस कन्वर्जन याद रखो, कन्वर्जन क्या होता है, ये चीज़ें तुम्हें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका होता है। ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें ओनली क्वेश्चंस करवाऊंगा कन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है। तो प्रिपेयर होके आना है, ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता जाऊं तो तुम्हें भी आंसर आना चाहिए, तुम्हें भी लगना चाहिए कि हाँ मुझे आया है चीज़ें। तो वो चीज़ें कब होगी, जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, जब तुम्हें कन्वर्जन पता होगे। ठीक है। अप्रोच क्या रहेगी ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक एक एफर्ट तुम अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, तो तुम्हें चीज़ें वहां पे ज़्यादा क्लियर होगी। जब तक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं आएगा तब तक तुम चीज़ें नहीं क्लियर कर पाओगे। इसी वजह से चीज़ें क्लियर करने के लिए तुम्हें भी एफर्ट उतना ही डालना पड़ेगा। तो बस जाओगे और अच्छे से उसको सोल्व करोगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से रहेगा बाय।